चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जीवन का आधार और विस्तार। कोशिका विज्ञान से लेकर कोशिका विज्ञान से लेकर जैव प्रौद्योगिकी। जीवन के मूल सिद्धांत देख सकते हैं। कोशिका सिद्धांत में पहला स्टेप आपको जानकारी होना चाहिए कि सभी जीव यहाँ पर ध्यान दीजिए, सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। और इसका खोज मैथियस स्लाइडर और थियोडर सलान ने 1838 ईस्वी में किया था। सेकंड स्टेप में जानकारी रखेंगे कि कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तीसरा स्टेप में याद रखेंगे कि नई कोशिकाएं हमेशा पूर्व मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होते हैं। पूर्व मौजूद का मतलब कि पुरानी कोशिकाओं से ही मिलकर नई कोशिका का निर्माण होता है। जैसे कि आप अगले पेज पर आप देख सकते हैं कि अगला पेज में दिया है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली बार कोशिका की खोज की थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में पहली बार कोशिका की खोज तो की थी, लेकिन मृत कोशिका की खोज की थी। जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के अंदर एक गोलाकार, जैसे मान लीजिए कोशिका हो गया और इसके जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको कहते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो उसी केंद्रक की खोज ने रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। 1831 में। अब उसके आगे देखेंगे क्या हो रहा है। तो ब्लूप्रिंट का विकास, ब्लूप्रिंट कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक बनाम यूकैरियोटिक, इसमें क्या हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि इस पीडीएफ में साफ साफ एकदम लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, केंद्रक गुणसूत्र और राइबोसोम, इन दोनों में अंतर यानी कि डिफरेंट क्या होता है केंद्रक में, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें न्यूक्लियार झिल्ली अनुपस्थित होती है। मतलब कि प्रोकैरियोटिक में झिल्ली नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली नहीं होती है, अनुपस्थित मतलब इसमें झिल्ली नहीं होती है। और वही यूकैरियोटिक में अगर पूछा जाए तो सुविकसित और दोहरी झिल्ली होती है। सुविकसित और दोहरी झिल्ली होती है। वही अगर गुणसूत्र की बात करें, किसकी बात करें? गुणसूत्र को, जिसको इंग्लिश में हम क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें वृत्ताकार एकल होती है। वृत्ताकार क्या होती है? एकल। वृत्ताकार मतलब कि जिसका आकार एकदम गोलाकार हो, वृत्त के जैसा हो, एक सर्कल हो। जैसे आपको बता दें, यहाँ पर स्पष्ट आप देख रहे हैं कि ये जो हम बना रहे हैं ये गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार। ये जो गोलाकार बना है ये एक वृत्ताकार है, एक सर्किल है। इसे एकल या डीएनए कह सकते हैं। रैखिक, अब यूकैरियोटिक में तो रैखिक और हिस्टोनी, प्रोटीन के साथ कई गुणसूत्र होते हैं। प्रोटीन के साथ कई ऐसे गुणसूत्र होते हैं। अब आगे आएंगे तो देखेंगे कि राइबोसोम, आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है राइबोसोम। क्या लिखा है? राइबोसोम। क्या लिखा है? राइबोसोम। और राइबोसोम जो होता है उसमें राइबोसोम, अगर प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं राइबोसोम मतलब इससे कहते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री, जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोकैरियोटिक में जितने सारे कोशिका आते हैं उसमें 70S कोशिका होती है। कौन होती है? 70S कोशिका होती है। जैसे कि छोटे जीव जंतु जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, छोटे जीव जंतु जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, उस जीव जंतु में प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। वैसा ही सेम अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक में 80S होता है। कौन होता है? 80S, यानी कि 80S हम कह सकते हैं। 80S कह सकते हैं। अगर हम आगे आपको बता दें, अंगक मतलब उसके कई सारे भाग भी होते हैं जो कोशिका के अंदर मौजूद होते हैं, उसको कहा जाता है अंगक। क्या कहते हैं? अंगक। कोई अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की हम बात करें तो उसके अंगक में किसी भी प्रकार के विभाजन नहीं होता है।
किसी प्रकार के विभाजन नहीं होता है, किसी प्रकार के विभाजन नहीं होता है और झिल्ली बंद अंगक अनुपस्थित होता है। वही अगर हम बात करें यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि स्पष्ट विभाजन और माइटोकॉन्ड्रिया 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 और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आदि मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट आदि मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट आदि मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट आदि मौजूद होते हैं। वही हम बात करें कोशिका, यह एक प्रोग्राम योग्य कारखाना है। कारखाना आप समझ सकते हैं जिसमें लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं, उसी को हम कारखाना बोलते हैं। सेम वैसे ही मानव के अंदर भी एक प्रोग्राम होता है, वो योग्य कारखाने की सेम जैसे होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले ही आपके खूब सुंदर और अच्छा सा है, इसका नाम है केंद्रक। क्या नाम है? केंद्रक। केंद्रक कहते हैं। जो इसके बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक गोलाकार आपकी जो आकृति दिखा है, इसके बीच वाला जो भाग है क्या है? भाग है, सेंटर वाला भाग है, उसी में क्या मौजूद रहता है? उसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। और अभी अभी हम आपको ऊपर दिखा दें, अभी आपको बताए थे कि केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। 1831 में। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है स्पष्ट रूप से कि केंद्र का खोज कब और किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन 1831। रॉबर्ट ब्राउन 1831। वैसा ही हम बात करेंगे राइबोसोम, जिसे कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। जैसे कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पर कि विनिर्माण इकाई प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि ये प्रोटीन के बनाने का एक मशीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मशीन। क्या कह सकते हैं बाबू? मशीन। तो इसी को वजह से इसे राइबोसोम कहते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री। क्या कहते हैं रसगुल्ला? प्रोटीन के फैक्ट्री। क्या कहते हैं रसगुल्ला? प्रोटीन की फैक्ट्री। कमांडो ध्यान देना। उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारे भारत देश के कमांडो वीर जवान, हमारे 9th क्लास के कमांडो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में हम ER से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ER से। इसमें दिया है ये एक तरह से कंकाल के काम करता है। किससे काम करता है? कंकाल के। जो कोशिका होते हैं उनके अंदर एक जाल सी संरचना होती है, जो कंकाल की जैसे एकदम संरचना होती है, कंकाल के काम कर सकते हैं। इसमें देखिए स्पष्ट लिखा है असेंबली लाइन, सामग्री का निर्माण और परिवहन करता है। असेंबली लाइन कह सकते हैं कि जो शरीर के अंदर छोटी छोटी कोशिका पाए जाते हैं, उनके अंदर एक संरचना पाई जाती है और उसी संरचना की जो लाइन होती है ना, उसी लाइन में ये परिवहन के काम करता है, निर्माण और परिवहन के। लिखा है जैव प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है? जैव प्रौद्योगिकी का मतलब हम आपको बता दें कि जैव प्रौद्योगिकी का मतलब होता है उत्पादों और सेवाओं के लिए जीवित कोशिकाओं और उनके घटकों का उपयोग करने हेतु प्रयुक्त विज्ञान और इंजीनियर का एक किरण होता है। जैव प्रौद्योगिकी हम कह सकते हैं कि जो जैव प्रौद्योगिकी होता है वो जीवित कोशिकाओं और उनके घटकों मतलब कह सकते हैं कि उसके आसपास जो भी चीज़ पाई जाती है, चाहे वो प्राकृतिक हो या इंजीनियरिंग हो, एक एकीकरण समूह में मिलकर वो काम करते हैं, एक समूह में मिलकर काम करते हैं। उसके आगे फिर आपको दिया है, देखिएगा, उसके आगे फिर आपको दिया है, एकदम स्पष्ट रूप से देखिएगा, जैव प्रौद्योगिकी का विकास लिखा है कि 1980 में डायमंड बनाम चक्रवर्ती, ये दो वैज्ञानिक का नाम है, जो 1880 में डायमंड बनाम चक्रवर्ती मामला आनुवांशिक रूप से संशोधित सूक्ष्म जीवों को पेटेंट मिला। क्या मिला? वो पेटेंट मिला। यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखिएगा 1980 जमाना की हम बात करें, 1980, जो आनुवांशिक रूप से संशोधित सूक्ष्म जीवों का पेटेंट है।
अब अनुवांशिक क्या होता है, तो जो जेनेरिक इंफॉर्मेशन होता है, क्या होता है, जेनेरिक इंफॉर्मेशन, जिसे हम अपने आम चाल के भाषा में कहते हैं, अपने आम चाल की भाषा में कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, क्या कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। वैसा ही 1970 का दशक पाल बर्ग और बोयर और कोहेन द्वारा जीन सीक्वेंसिंग और रिकॉम्बिनेट डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई न्यूक्लिक एसिड। अब 1980 में कैरोलिस एरेली ने पहली बार जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किया था। पहली बार किसका प्रयोग किया था, जैव प्रौद्योगिकी का किसका, तो जैव प्रौद्योगिकी का पहला बार प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था, जैव प्रौद्योगिकी का। किसका प्रयोग किया था, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया था। उसके आगे देखिएगा, बात कर रहे हैं 1881 में अनुवांशिक रूप से संशोधित को सफलता किया था कौन, डायमंड बनाम चक्रवर्ती ने 1981 में डायमंड बनाम चक्रवर्ती ने संशोधित किया था। उस बाद देखिएगा 1919 की बात करें, कब की बात करें, 1919 की, कब की बात करें बाबू, 1919। हमारा कमांडो ध्यान देंगे, बात कर रहे हैं 1919 की। कैरोली एरेल्की ने पहली बार जैव प्रौद्योगिकी शब्द गढ़ा। प्राचीन काल में कृषि और किण्वन अनजाने में अनुवांशिक परिवहन किया था, मतलब बिना जाने हुए वो अनुवांशिक का परिवहन किया था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।